हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मंजुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग सोशल साइंस। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दो पार्ट इसके हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस अगर वीडियो आपने पीछे वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड पार्ट जो 3 है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो लगभग 4-5 पार्ट जो होंगे इस चैप्टर के, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संवैधानिक, मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे रूल है राजा का, यानी कि किंग का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है जहाँ पे संविधान भी है और राजा का रूल भी है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि नेशनल असेंबली बनती है 1789 के अंदर, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि फ्रांस के अंदर एक संविधान हो और जो राजा की पावर्स हो उसको कंट्रोल में रखा जाए, वो उसका मिसयूज ना कर सके। तो वही हुआ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और उनका मेन जो उद्देश्य था वो था पावर्स को कंट्रोल में रखना। किसकी? मोनार्क की, यानी कि राजा की। These power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutional। ये बोलते हैं कि किसी एक के हाथ में पावर को रखना बेहतर है कि उन पावर्स को हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दें। तो जो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन थे वो हमारे लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी था। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिगर 7 के अंदर आप देखोगे नीचे, एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे फ्रांस के अंदर जो वोटिंग सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, वो कैसे बनी। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव सिटीजन्स से। जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, पैसिव सिटीजन्स वो लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, और इनकी जो संख्या है वो लगभग 3 मिलियन। उसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस एंड यूथ बिलो 25, जिनकी उम्र 25 साल से कम है, और जो बच्चे हैं और जो वुमेन्स हैं और कुछ गरीब लोग जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। एक्टिव सिटीजन्स की बात करते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमने ये डिस्कस कर लिया जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं एक्टिव सिटीजन्स की। फ्रांस के अंदर लगभग जो पॉपुलेशन है 28 मिलियन थी, उसमें से 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, और उन्होंने वोट किया सबसे पहले जुडिशरी को, यानी जज यहाँ पे चुने गए उनके द्वारा। और दूसरी तरफ अब आता है वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम जब हुआ तो उन्होंने इलेक्टर्स को इलेक्ट किया, जिसमें 50,000 मैन चुन करके गए। 4 मिलियन में से जो 4 मिलियन लोग थे उन्होंने वोट किया 50,000 लोगों को, और 50,000 लोगों ने वोट किया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली के अंदर कितने लोग हैं? 745। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इलेक्टर्स जो 50,000 मैन थे उन्होंने नेशनल असेंबली को बनाया, और नेशनल असेंबली ने कंट्रोल किया राजा की पावर्स पे और मिनिस्टर्स के ऊपर। और राजा के पास एक विशेष अधिकार था, वो था वीटो। वीटो का मतलब क्या है कि अगर नेशनल असेंबली कोई रूल बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो राजा अगर चाहे तो अपनी वीटो का यूज़ करके उस रूल को कैंसिल कर सकता है, या कोई भी आदेश है उसको वो कैंसिल कर सकता है। तो ये इसका मतलब है वीटो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वो सिस्टम कैसे बना था। पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स, अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, जिनकी उम्र 25 से कम है, जो बच्चे हैं, औरतें हैं और जो कुछ गरीब लोग हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं था। एक्टिव सिटीजन्स लगभग 4 मिलियन थे जिन्होंने वोट किया, और नेशनल इलेक्टर्स जो थे 50,000 उनको बनाया, और 50,000 मैन ने जब वोट किया नेशनल असेंबली बनी, और उसमें 745 मेंबर जाकर के बने, और उन मेंबर्स ने किंग के ऊपर कंट्रोल किया, और किंग ने के पास एक विशेष अधिकार था जिसको बोला गया वीटो, और इसका मिनिस्टर्स के ऊपर भी कंट्रोल था। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर ऑफ मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड।
नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, लोग डायरेक्टली नेशनल असेंबली को वोट नहीं करते थे। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। ओनली मैन above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the labor wages were given in the status of active citizens। देखिए, उन लोगों के पास वोट देने का अधिकार था जिनकी एक तो उम्र 25 साल से ऊपर है, और दूसरा जैसे 3 दिन कोई काम करता है, लेबर का काम करता है या कुछ भी काम करता है, जिसके बदले में जो उसके पैसे मिलते हैं, जो दिहाड़ी उसको मिल रही है, तो उतना उसको टैक्स पे करना होता था, तब जाकर के उसको वोटिंग राइट मिलता था। एंड दैट इज दे वर एंटेल्ड टू द वोट। रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास एज अ पैसिव सिटीजन्स टू क्वालिफाई एज इन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। बाकी आपको पता ही है, पैसिव जो मेंबर्स थे, सिटीजन्स थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था। एंड टू क्वालिफाई एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर। अगर किसी को वोट देने का जो अधिकार है उस स्टेटस में आना है, उस कैटेगरी में आना है, तो उसको हायर टैक्स जो था वो पे करना पड़ता था। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये फ्रांस को बताया गया है। यहाँ पे जो लेडी आपको दिख रही है, ये फ्रांस को दिखाया गया है, और ये जो एक दूसरी तरफ को पंखों वाली जो मैया है, इसको दिखाया गया है एक लॉ के रूप में, एक कानून के ऊपर, कि मतलब फ्रांस के अंदर अब किसका अधिकार होगा, कानून का अधिकार होगा, यानी कानून इसके ऊपर रूल करेगा, ना कि किसी राजा का यहाँ पे शासन होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो इसके अंदर आपके लगभग 17 के आसपास जो रूल बताए गए हैं। बाकी लोगों को समझाने के लिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स थे, जैसे द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता था? चेन्स वर यूज टू फेटल स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। इस चेन का मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या था? कि अब आप लोग टोटली आज़ाद हो, आपके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। द बंडल ऑफ रॉड्स के अंदर दिखाया जाता था यूनिटी के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, कि हम सभी इकट्ठे हैं, और अगर हमें कोई परेशान करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़, इससे उसको मार दिया जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे ट्रायंगल के अंदर आपको एक आई दिख रही है, इसका मतलब होता है नॉलेज, कि अब हम लोग अनपढ़ नहीं रहे, हमारे पास नॉलेज आ गया है। बाकी ये जो स्केप्टर आपको दिख रहा है ना, बैट जैसा, तो इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ रॉयल पावर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसका मतलब है सिंबल ऑफ एंटायरली रिंग एज अ नीदर बिकमिंग नॉर एंड, मतलब कि इसका ना ही कभी अंत होगा और ना ही ये रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग और नॉर एंड, ना ही शुरुआत है और ना ही इसका कोई एंड है। तो ये चीज़ वो दर्शा रहे हैं। और नेक्स्ट है रेड फायरियन कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जो स्लेव लोग थे, जो गुलाम लोग थे, अब वो फ्री हो चुके हैं, वो इस टोपी को पहनते थे, लेकिन इस टोपी को पहनने का अधिकार वुमेन्स को नहीं था। नेक्स्ट की बात अगर हम करें, ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ द फ्रांस। जैसे इस देवी ने ब्लू वाइट रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये नेशनल कलर होते फ्रांस के। और एक जो पंखों वाली आपको नीचे मैया दिख रही है, ये वाली, इसमें पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ये कानून को दर्शा रही है। द लॉ टेबलेट इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, मतलब कि कानून के समक्ष सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं। अब बात करते हैं फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब था कि संवैधानिक जो राजशाही है, यानी कि राजा का शासन है, संविधान भी है और राजा भी है, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। लेकिन अब राजा को हटा दिया जाता है, राजा को बोला जाता है कि भाई आपका टाइम अब पूरा हो चुका है, यू कैन गो, एंड अब हम रिपब्लिक, एक कंट्री बनाएंगे। तो इसके लिए देखो क्या क्या उनको संघर्ष करना पड़ा। तो अगर आप देखो, द सिचुएशन ऑफ फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के अंदर अभी भी जो माहौल था वो बड़ा टेंस बना हुआ था, एक परेशानी भरा था, क्योंकि जो फ्रांस का लुई 16 था, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ऊपर साइन कर दिया था, संविधान बना दिया था, लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रॉब्लम किसको हो रही थी? ही एंटर्ड इनटू द सीक्रेट
negotiations with the king of Persia। अब क्या है, जैसे ये फ्रांस है तो फ्रांस के आसपास जो कंट्रीज़ थी, जब उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, लोगों ने अपने अधिकारों को वापस ले लिया और जो राजशाही है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो ये जो आसपास की कंट्रीज़ थी इनको डर लगने लगा कि कहीं हमारे साथ भी कल को यही सब ना हो। तो लुई 16 ने सीक्रेट नेगोशिएशंस की बात की पर्सिया के साथ। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड फॉर द डेवलपमेंट इन द फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू डाउन द इवेंट्स एट टेकिंग प्लेस देयर सिंस इन द समर 1789। तो 1789 के आसपास की ये बात है, जब ये सारे लोगों को पता लगा कि फ्रांस के अंदर ये चीज़ें हो रही है, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये हो रही है, तो कहीं हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अभी ये चीज़ें अदर कंट्री के जो राजा लोग हैं वो अभी सोच ही रहे थे। तो बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। तो अगर ये पहले हो सकता, इससे पहले क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी, अब नेशनल असेंबली का मतलब क्या है, एक हायर बॉडी है फ्रांस के अंदर जो रूल्स वगैरह बनाती है। तो इससे पहले कि अदर कंट्री के जो लोग थे वो ऐसा करें, उन्होंने अपनी कंट्री को बचाने के लिए पहले ही जो वोट किया अप्रैल 1792 में और डिक्लेयर कर दी, एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जो उसके पड़ोसी देश थे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। हज़ारों के हिसाब से वॉलंटियर्स आए, लोग आए और उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। दे सा दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। और ये दर्शाता है कि ये जो लड़ाई है ये अगेंस्ट किंग्स है और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ है, जो राजशाही है उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है और पूरे यूरोप में लड़ी जा रही है। अमंग पेट्रोटिक सॉन्ग दे संग वॉज द मार्सेलेज। मार्सेलेज फ्रांस के अंदर एक नेशनल एंथम है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर नेशनल एंथम है जन गण मन, वैसे ही मरसाइल जो है कंपोज्ड किया गया था बाय पोइट रोजेट डी लेजले। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम द मरसाइल्स एज दे मार्च इनटू द पेरिस। सबसे पहले ये तब गाया गया जब ये वॉलंटियर्स मरसाइल्स की तरफ आना स्टार्ट किया और उन्होंने इस सॉन्ग को गाया। एंड सो गॉट इट्स नेम। द मरसाइलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो द रेवोल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज वॉर्स, जो ये क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, इसकी वजह से लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लोगों के सामने आने लगी। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ द अर्निंग एट अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तो क्या हो रहा था, जैसे कि जो मेल है वो लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और जो फीमेल है वो घर पे अपने बच्चों को और परिवार को देख रही थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव अ पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी थी, जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको अभी तक राइट टू वोट नहीं मिला है। और राइट टू वोट का मतलब है कि लोगों को अधिकार अभी नहीं मिले हैं, क्योंकि जो वोट नहीं करता उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द जो वोट करता है। ठीक है, तो अभी भी फ्रांस के अंदर वो वाली सेक्शन जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उनके अंदर वो भी एक गुस्सा था कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of the action। अब क्या होने लगा, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे और रैलिंग पॉइंट था, ये एक मेन बिंदु था। पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। पॉलिटिकल क्लब्स का मतलब है जहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उनके बारे में वहाँ पे डिस्कशन होती थी। प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ द सेक्शन, और वो उस पॉलिसीज़ के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्या करते थे, वहाँ पे प्लान तैयार करते थे अपने लेवल के ऊपर। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। सबसे फेमस इसमें अगर देखा जाए जो पॉलिटिकल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब्स इन पेरिस, जिसका नाम जो सेंट जैकब्स इन पेरिस था वहाँ से पड़ा था, एक जगह थी। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs।
अब औरतें भी उसमें भाग लेना स्टार्ट कर गई, क्योंकि वुमेन्स को भी अभी राइट टू वोट जो है वो नहीं मिला था। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। तो जब सेक्शन 4 हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा कि वुमेन्स की डिमांड्स क्या थी। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब्स के अंदर लोग काम करते थे, यानी जैकोबिन्स क्लब जिन्होंने बनाए, वो उस सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वो उतने ज़्यादा प्रॉस्परस यानी कि उतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, कुछ उसमें शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स इसमें काम करने वाले थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पिरे, और उनका जो एक मेन लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पिरे। A large group among the Jacobin decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by the dock workers। अब देखिए ये जो एक ट्राउज़र यहाँ पे पहना हुआ है, एक निशानी है जैकोबिन क्लब्स की, यहाँ पे स्ट्रिप्स लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये शो करता है कि भाई हम जैकोबिन क्लब से बिलोंग करते हैं और हमारी ये एक निशानी है। दिस वॉज टू सेट दमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। ये बोलते हैं कि ये खुद को अलग रखते हैं नोबल्स से। नोबल्स क्या करते थे? नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस का मतलब होता है घुटने से नीचे कुछ इस तरह से, जो नॉर्मल्स लोग होते थे वो इस तरह से कुछ पहनते थे जिसको नी ब्रीचेस कहा जाता था। तो उनसे डिफरेंट दिखने के लिए इन्होंने ऐसे जैसे कुछ कपड़े पहनना स्टार्ट किए। एंड जैसे न्यू वर्ड्स के अंदर आप देख सकते हो कन्वेंट, अ बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। तो यहाँ से वो कॉन्वेंट यानी जैकोबिन क्लब्स का नाम पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ वे टू प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर्स वाइडेड बाय द वियर ऑफ द नी ब्रीचेस। यानी कि ये जो सेक्शन था, जो ये नी ब्रीचेस वगैरह पहन रहा था, यानी कि नोबल्स थे, उनको ये बताना था जो गरीब लोग थे कि भाई हम भी, अब हमारा भी समाज के अंदर कुछ स्थान है। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंट कलटस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो सेंट्स क्यूलट्स इनका नाम रखा गया, जिनका मतलब होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस का मतलब वही घुटने से नीचे ऐसे ऐसे कुछ ये लोग पहनते थे नी ब्रीच इसमें। तो नोबल्स लोग ये पहनते थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे उन्होंने अलग से ये वाले कपड़े पहनना स्टार्ट किए थे, ये वाले, ताकि वो अलग दिख सके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दिस जैकोबिन के क्लब केम टू बी नोन एज द सेंट क्लूटर्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सेंट क्लूटर्स मैन वोर एडिशन द रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी। रेड कैप ये पहनते थे जो दर्शाता था आज़ादी को। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। अभी और वुमेन्स को ये सब करने का अधिकार अभी तक नहीं था। अब बात करते हैं इन समर 1792 की। Jacobins planned an insurrections of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food। तो जैकोबिन्स क्लब ने एक इंश्योरेक्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एंगर्ड। देखो क्या होता है, समर की बात है 1792 की। जैकोबिन्स क्लब्स प्लान्ड एन इंश्योरेक्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस। पर्शियंस वही वाले लोग जो अटैक करना चाहते थे इन लोगों के ऊपर, तो उनके खिलाफ उन्होंने एक तैयारी की, एक प्लान तैयार किया जिसमें बोला गया हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेज ऑफ फूड। और ये गुस्सा थे किसके लिए? जो शॉर्ट सप्लाई की जा रही थी और हाई प्राइजेज ऑफ फूड थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द Tuileries, masked the king's guards and held the king himself as a hostage for several hours। 10 अगस्त की सुबह क्या होता है? पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज masked the king's guards। राजा के जो सैनिक, मतलब राजा का जो गार्ड था उसको मार दिया जाता है और राजा को बंदी बना दिया जाता है सेवरल आवर्स में। और लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और असेंबली ये डिसाइड करती है, वोट करती है कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्ड द वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और इलेक्शंस होते हैं और इसमें बोला गया
कि जो भी 21 साल से ऊपर है, जिनके पास पैसा है या नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो न्यू असेंबली बनी जिसको बोला गया कन्वेंशन। पहले इसका नाम नेशनल असेंबली था, अब इसको दूसरा नाम जो दिया गया वो था कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिशेस द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबोलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया जाता है रिपब्लिक। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि जो रिपब्लिक का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव वोट करेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की। हेरिडेटरी मोनार्की का मतलब है कि वंशानुगत, यानी कि पहले एक जो दादा था वो राजा बना, फिर उसका पोता राजा बना, फिर उस बेटे को दादा बनाया, उसमें राजा बनाया गया, एंड आगे चल कर के जो थर्ड पर्सन था वो उसका पोता, तो क्या हो गया, ये ग्रैंडफादर है, ये उसका सन है, फिर आगे को ये इसका सन है, तो क्या हो रहा है, मतलब कि एक हेरिडेटरी चला हुआ है शासन। सो इसको ख़त्म कर दिया गया। एंड लास्ट में बोला गया कि यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट द सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। और अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो बहुत सी कंट्रीज़ ने ये स्ट्रगल किया था आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए, रिपब्लिक होने के लिए। लुईस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब क्या होता है, बिट्रायल ऑफ वंस कंट्री और अ गवर्नमेंट। अपनी कंट्री को धोखा देने के बदले में इसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। एंड 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डेल कोनोकोर्डे। यहाँ पे उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और द क्वीन मैरी एंटोनिटे, उसको भी साथ में ही, उसके साथ भी सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, उसके साथ भी वैसे ही किया जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। कल हम देखेंगे 3.1 द रेन ऑफ टेरर, यानी कि एक डर का माहौल जहाँ पे बना हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।